राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश में किसान और सियासत साथ साथ चलते हैं। जहां किसान वहां सियासत और जहां सियासत वहां पर किसान, यानी किसान के बिना सियासत और सियासत के बिना किसान अब असंभव सा लगने लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की तो सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी जहां इस फैसले को किसान हितैषी बता रही है तो विपक्ष इस मुद्दे पर अलग ही राग अलाप रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसानों के नाम पर ये जो सियासत है वो कब तक होगी। जिस एमएसपी पर घमासान है, क्या उसका कोई समाधान है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 2024-25 के लिए खरीफ फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। केंद्र सरकार के इस फैसले को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बेहतरीन फैसला बताया है। वहीं मोदी सरकार के एमएसपी बढ़ाने के बाद सीएम सैनी ने विपक्ष को भी जमकर घेरने का काम किया। भाइयों, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि ये मोदी की सरकार ये किसान विरोधी है, एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी बढ़ा करके भाइयों देने का काम मेरे किसान को किया है। आज 2300 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान को उसकी धान की फसल खरीदने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के फैसले को कांग्रेस ने धोखा करार दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी तो दोगुना नहीं की, मगर आज भी उनके दर्द 100 गुना बढ़ा दिए हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी ही नहीं जाती और किसान को लागत 50% मुनाफा के बराबर एमएसपी नहीं दिया जाता। देर रात लगभग 9 और 10 बजे के बीच में चोरी छिपे भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। इसको अगर मैं एक लाइन में कहूं तो नई सरकार पुराना धोखा, लागत जमा 50% मुनाफे का किसानों को नहीं मिल रहा मौका, समर्थन मूल्य का कानून मोदी जी नहीं बनाते और पुराने धोखों से बाज नहीं आते। एमएसपी को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। हुड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसानों की लागत दोगुनी हो गई। वायदा किया था कि किसानों की आमदनी हम दुगनी करेंगे 2022 तक, हुई भाई दुगनी। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन खर्चा लागत दुगनी होगी भाई। याद कर लो, क्या डीजल का भाव था उस टाइम, क्या खाद का था, क्या कीटनाशक दवाइयों का था। आज कहां पहुंच गए। किसान मांग करता है एमएसपी कानूनी गारंटी दो। हमने तो कहा था केंद्र सरकार में बनी नहीं, हमारी बनती तो कानूनी गारंटी देते हम उसकी। केंद्र की मोदी सरकार एमएसपी बढ़ाने के इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बता रही है। मोदी सरकार ने फैसला प्रमुख राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लिया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में सरकार के इस फैसले का उसे कितना लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो कुल मिलाकर के किसान और एमएसपी ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं वो उठते रहे हैं। हालांकि सरकार का बार बार ये कहना है कि वो किसानों की फसल एमएसपी पर खरीद भी रही है, एमएसपी को वो बढ़ा भी रही है, किसानों की लागत बढ़ी है, ये विपक्ष का कहना है। और जो
मूल्य किसान को मिलना चाहिए वो मूल्य किसान को नहीं मिल पा रहा है, ये विपक्ष के आरोप है। अब इन सब के बीच में देखना यह है कि जो 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है और उस पर जो तमाम अहम सवाल हैं उसको किस नजरिए से देखा जाए। अब कुछ चीजें आपको बता देते हैं। देखिए 2024-25 में धान 2300 का एमएसपी, ये अलग अलग आप देख रहे हैं। धान की 2300 रुपये 24-25 में, यानी कि अब जो खरीद होगी वो 2300 रुपये में होगी। इसके पहले 2324 में 2183 रुपये में खरीदी गई और 2183 रुपये ही आप देखेंगे कि जो बढ़ोतरी है वो हुई है धान की फसल। इसी तरह से ज्वार अगर आप देखें तो ये 3371 रुपये में 2425 में ये बढ़ाया गया है। पहले 3180 था, 191 रुपये की वृद्धि की गई है। अरहर में 550 रुपये की वृद्धि हुई है, जो कि एमएसपी 7000 का था वो बढ़ा करके 7550 कर दिया गया है। तो ये खरीफ की फसलें हैं जिनकी एमएसपी को बढ़ाया गया है। धान, ज्वार और अरहर, इसमें आप देखिए ये एमएसपी बढ़ी है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो धान की जो एमएसपी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तकरीबन 2183 रुपये की इसमें जो बढ़ोतरी है वो की गई है। अब मूंग आप देख लीजिए 8682 रुपये एमएसपी कर दिया गया है। 8558 रुपये था जो कि 124 रुपये बढ़ाया गया है। बाजरे में अगर आप देखेंगे तो 2625 रुपये कर दिया गया है, जो कि 2500 एमएसपी थी इसकी। 2023-24 में 125 रुपये की इसमें बढ़ोतरी हुई है। रागी भी इसी तरीके से 4290, 3846 एमएसपी इसका था, इसमें 444 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो कुल 14 फसलें हैं खरीफ की जिन पर यह बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से मक्का, उड़द और मूंगफली अगर आप देखें तो 135 रुपये बढ़ाया गया है मक्के में। उड़द पर 450 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और मूंगफली पर 406 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दलहन की ये फसलें हैं जिस पर आप देख रहे हैं कि विशेष फोकस है। प्रधानमंत्री भी इस बात को पहले भी कह चुके हैं। सूरजमुखी आप देखिए, इसमें 520 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन में 292 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और तिल में 632 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो कुल मिलाकर के 14 फसलों की एमएसपी क्या बढ़ी, उस पर आप देख रहे हैं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। लेकिन जो एमएसपी बढ़ाई गई है, क्या वो किसानों के लिए काफी है? जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसके जवाब क्या है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुनील कटारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील कटारिया जी, आपका भी स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका स्वागत। और गुरनाम सिंह चंढूनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। गुरनाम सिंह चंढूनी जी, आपका भी स्वागत है। गुरनाम जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जो एमएसपी बढ़ी है इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लग रहा है कि ये किसानों के लिए काफी है या ना काफी? देखिए, हमारे देश के अंदर एमएसपी बढ़ाने का जो फार्मूला है वही गलत है। जो फार्मूला होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि महंगाई के साथ हमारे रेट को जोड़ दें। जितने प्रतिशत महंगाई बढ़े उतने ही प्रतिशत फसलों के भाव भी बढ़े, तब जाके किसान जो है वो बराबर देश के बराबर महंगाई के बराबर तब वो पहुंच सकता है। अब इनसे हर बार बढ़ाने से क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे इस साल ले लीजिए। इस साल जो महंगाई जो रेट बढ़ाए हैं वो करीब 5.5% के करीब मानिए, और कई सालों में तो ये 3% के करीब भी बढ़ते हैं। और जो बाजार की महंगाई है वो 7-8% हर साल बढ़ जाती है, यानी 2%, 3% हर साल हमें नुकसान होता है। या उसका सीधे शब्दों में ये मानिए कि जो सामान हम पिछले साल 1 क्विंटल गेहूं का, 1 क्विंटल धान का हम खरीदते थे, वो सामान अगले साल 1 क्विंटल 2 किलो 3 किलो गेहूं का आएगा। 2-3 किलो उसमें फालतू और हमें 2-3% का और नुकसान उसमें होगा। तो ऐसे ही हर साल होते होते जो पोजीशन हमारे सामने आ गई है वो सबसे पहले रेट की तुलना बाजार से करें 1967 से और आज के रेट की तुलना बाजार से करें तो करीब 6-7 गुना ज्यादा बाजार की महंगाई बढ़ी है। उदाहरण के तौर पे हम 1967 में 1 क्विंटल गेहूं के बदले 1600 ईंट खरीदते थे, आज 1 क्विंटल गेहूं के बदले 300 ईंट आएंगी। या आप दूसरी तरफ ये मानिए कि जो कर्मचारियों का आधार है वो महंगाई का है। 1967 से आज तक जो कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ी है
करीब 400 गुना बढ़ गई। और हमारी जो महंगाई बढ़ी है, हमारे जो भाव बढ़े हैं वो करीब करीब 31 गुना बढ़े हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको महंगाई के साथ जोड़ देना चाहिए। और अब के रेटों की अगर हम बात करें तो महंगाई से कम है। और सरकार जिस तरीके से पेश कर रही है वो ये कर रही है कि किसानों को बहुत बड़ी राहत उन्होंने दे दी है। ठीक है, तो बिल्कुल कम आप ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला सही नहीं है। ठीक है, मैं प्रवीण जैसे इस पर जवाब बताऊं। प्रवीण जी देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। दूसरा ये गुरनाम चंडूनी का भी ये कहना है कि जो फॉर्मूला आप लोग एमएसपी का तय करते हैं वो दरअसल सही नहीं, क्योंकि जिस प्रपोर्शन में महंगाई बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है, उस प्रपोर्शन में ये बढ़ोतरी होती नहीं है। प्रवीण जी देखिए आयुष भाई, जो एमएसपी है, एमएसपी की सिफारिश करता है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। एक कमीशन है जो सरकार को सिफारिश करता है और उसका सिफारिश करने का पैमाना ये रहता है कि सभी प्रदेशों से उसके पास डिटेल जाती है कि कॉस्ट क्या आ रही है, उस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली फिर वो सिफारिश गवर्नमेंट को करता है। इस तरह का एक प्रोसेस है एमएसपी को डिक्लेयर करने का। लेकिन हालांकि गुरनाम जी जो बात कह रहे थे कि महंगाई और जो एमएसपी है वो हालांकि पता नहीं उन्होंने 30% और 400% इस तरह से कैलकुलेट किया। हालांकि उनके कैलकुलेशन का पैमाना क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जो फिगर है, जैसे मैं धान की बात करता हूँ, स्पेशली 2003-04 में 560 रुपए की एमएसपी होती थी। आज अगर हम 2300 की बात करते हैं वो लगभग 4 गुना होती है। अगर 4 गुने का मतलब होता है 400%। तो मैथमेटिक्स तो ये कहता है। बाकी लेकिन एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है आयुष भाई, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, देखिए मुझे लगता है कि जैसे ही एमएसपी केंद्र सरकार के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, उन लोगों के झूठ के ऊपर एक तमाचा जरूर है जो लगातार ये प्रचार करते रहे कि जी ये सरकार एमएसपी बंद कर देगी, एमएसपी खत्म कर देगी। और आपने देखा कि लगातार ये दुष्प्रचार हुआ और सरकार हर साल एमएसपी डिक्लेयर करती है, पहले से बढ़ा के डिक्लेयर करती है। और किसान भाइयों को उसका लाभ मिले, किसान की खेती जोखिम, इसके लिए इस सरकार ने, चाहे केंद्र के अंदर मोदी जी और प्रदेश के अंदर मनोहर जी मुख्यमंत्री थे, अब नायब जी मुख्यमंत्री हैं, अगर किसान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई, जो योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है, उन योजनाओं को देखें और उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या को देखें, तो हमें पता लगता है कि किसान हित के अंदर जितनी योजनाएं वर्तमान सरकार ने चलाई हैं, हरियाणा में लगभग 50 से ज्यादा योजनाएं हैं जो किसानों के हित में चल रही हैं। जैसे केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री जी ने किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अभी जैसे ही तीसरी बार सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे पहला निर्णय होता है किसान भाइयों के लिए 17वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जारी होती है। ये सब हमने देखा है। और पहली बैठक के अंदर जो निर्णय होता है वो भी किसान भाइयों के लिए होता है, जिसके अंदर एमएसपी डिक्लेयर होती है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला तो कह रहे हैं कि आप तो रात के अंधेरे में अचानक से बढ़ा देते हैं आकर के। अब नई सरकार है, धोखा पुराना है। एमएसपी एक तो मिलती नहीं, दूसरा एमएसपी की कानूनी गारंटी आप नहीं देते किसान को। देखिए अब देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये निर्लज्जता भरा बयान है। मैं सुरजेवाला जी की भाषा में ही कहूंगा कि मुझे लगता है इससे बड़ी निर्लज्जता कोई नहीं होगी जो बात रणदीप सुरजेवाला ने कही है। मुझे लगता है जब भी कोई बयान दे रणदीप सुरजेवाला तो कम से कम अपने गिरेबान में जरूर जाके तुलना जरूर करें कि जब उनकी सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी देश में, हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, उस वक्त क्या स्थिति थी और वर्तमान सरकार ने किसानों के लिए क्या काम किया, उसकी एक बार अगर रणदीप सुरजेवाला जी बैठ के आराम से तुलना कर लेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की निर्लज्जता भरे बयान वो कभी नहीं दे पाए। मतलब जो लोग खुद सत्ता में रहते हुए जब एमएसपी बढ़ाने की बात आती थी 10 या 20 रुपए एमएसपी बढ़ा के अपने कर्तव्य की इतनी कर लेते थे। और उसका नतीजा मैं आंकड़े देके समझा दूंगा आयुष भाई, आपको भी पता लगे और दर्शकों को भी पता लगे। देखिए हरियाणा की मैं बात करता हूं, हरियाणा में 2004 से लेके 2014 जब कांग्रेस की सरकार थी, एमएसपी के ऊपर जो धान खरीदी गई वो खरीदी गई 283.88 लाख मीट्रिक टन, मतलब लगभग 284 लाख मीट्रिक टन धान कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने किसानों की एमएसपी पे खरीदी थी। और उसके लिए किसान भाइयों को इन्होंने दिया था 27,354 करोड़ रुपए। वर्तमान सरकार, मतलब जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बने 2014 में, 2014 से 2023 तक की फिगर दे रहा हूं आयुष भाई मैं, इसलिए। और मान के चलिए कि ये आंकड़ा फरवरी 2024 तक का रहेगा क्योंकि उस वक्त जो फसल है वो आ चुकी होती है। तो 2014 से लेके फरवरी 2024 तक वर्तमान सरकार ने 539 लाख मीट्रिक टन धान हरियाणा के अंदर किसान भाइयों की खरीदी। कांग्रेस ने कितनी खरीदी थी 10 साल के अंदर? 283 लाख मीट्रिक टन। वर्तमान सरकार जवाब देना चाहूंगा 539 लाख मीट्रिक टन। अब इसमें एक सवाल खड़ा हो जाता है आयुष भाई,
या तो हरियाणा प्रदेश के किसान की पैदावार बढ़ी, और या उस वक्त की सरकार किसान भाइयों की धान एमएसपी पे नहीं खरीद रही थी, तभी इतना बड़ा अंतर आया। क्योंकि उन लोगों के समय में 10 साल के अंदर मात्र जो 284 लाख मीट्रिक टन खरीदी जाती है, वर्तमान सरकार 539 लाख मीट्रिक टन खरीदती है। तो या तो सुनील कटारिया जी से मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। सुनील मैं जवाब देना मैं इसको चाहूंगा। पूरा कर दूं, मैं इसको पूरा कर देता हूं। वर्तमान सरकार ने धान के लिए 96,870 करोड़ रुपया किसान भाइयों को दिया। और अगर यही फिगर हम आयुष भाई गेहूं में आगे देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा गेहूं में उस वक्त सरकार क्या कर रही थी, अब क्या कर रहे हैं। उस वक्त 10 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने 552 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा किसान भाइयों का, और वर्तमान सरकार ने फरवरी 2024 तक की बात कर रहा हूं 719 लाख मीट्रिक टन। इतनी बड़ी क्वांटिटी कैसे बढ़ गई? क्योंकि हमने किसान की फसल का एक ठीक है, आप कह रहे हैं खरीदा और ये खरीद नहीं थे, फिर भी आरोप है। ठीक है सुनील नहीं जी, थे। ठीक है सुनील जी, मैं ठीक है गुरनाम जी एक सेकंड, पहले मैं एक एक रिएक्शन लेता हूं, मैं आऊंगा गुरनाम जी आप अपने समय में। सुनील कटारिया जी कह रहे हैं कि भाई आप पहले ये बताइए कि आप लोग कितनी फसलें खरीदा करते थे। वो ये कह रहे हैं कि हम तो बढ़ा रहे हैं किसानों की एमएसपी, फिर भी आप लोग सवाल खड़ा करते हैं। सुनील जी देखिए, अगर जो ये मेरे मित्र प्रवक्ता जो कह रहे हैं, अगर इतना ही ये किसानों के हितैषी हैं, तो हर 1 घंटे में देश के किसी न किसी हिस्से में एक किसान आत्महत्या कर लेता है। आपको पता है कि ये आंकड़े कितने डरावने हैं, कितने भयावह हैं। एक किसान हर घंटे में आत्महत्या कर लेता है। हमारा जो है मैनिफेस्टो में हमने लिखा था कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार फसलों को खरीद की गारंटी देंगे। अगर इनको इतनी हितैषी तो कानूनी गारंटी क्यों नहीं देते ये? और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को बिल्कुल यूं की यूं लागू क्यों नहीं करते? जहां तक बात है किसानों की हितैषी होने की, ये जो कहते हैं कि हमने 14 फसलों की गारंटी दी है, 14 फसलों पे एमएसपी बढ़ाया है, यही वो सरकार है, यही सरकार के वे लोग हैं जिन्होंने किसानों के रास्ते में कील बिछाने का काम किया था। किसानों के आंदोलन में 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, और शहादत नहीं, लेकिन आज तो बात एमएसपी की है ना सुनील जी। उन्होंने सीधा प्रश्न पूछा कि आप ये बताएं कि आपने कितनी फसलें खरीदी थी जब आपकी सरकार थी, और क्या एमएसपी दे रहे थे, तो डाटा रख रहे हैं ना। और उन्होंने किसानों के रास्ते में कील बिछाई, डंडे मारे, जो भी किया वो तो जनता तय करेगी, किसान तय करेंगे। आप बताइए, आपने कहा कि आपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया कि आप ये करेंगे, स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करेंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, लेकिन जब सत्ता में थे तब ये क्यों नहीं किया, ये आप बताइए। प्रदेश में 1600 करोड़ रुपए का बिजली का जो बिल माफ किया था किसानों का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने एक कलम से माफ करने का काम किया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो काला कानून था, किसान जो सरकारी बैंकों से ऋण ले लेता था, उसकी गिरफ्तारी पे, उसकी जमीन की कुर्की पे, उस पे रोक लगाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो एमएसपी की बात है, किसानों की हितैषी की बात बता रहा हूं मैं आपको। जो किसानों की जो मृत्यु हो जाती थी, किसी किसान की मृत्यु हो जाती थी, तो उसमें 5 लाख रुपए फसलें एमएसपी, आज तो एमएसपी पर बात कर रहे हैं ना। ठीक है, ये आपने बेहतर काम किया, अच्छी बात है। एमएसपी पर कितनी फसलें खरीदते थे? क्योंकि ये तो कहते हैं हम 14 खरीद रहे हैं और आपसे ज्यादा खरीद रहे हैं। कम से कम उन्होंने धान का और गेहूं का जो आंकड़ा रखा, कह रहे हैं कि आप तो इतना खरीदते थे, हमने उससे कहीं ज्यादा खरीदा, और एमएसपी भी ज्यादा है। इन्होंने कहा था 2014 में कहा था कि सरकार आते ही हम एमएसपी, सारी की सारी एमएसपी पे हम फसलें खरीदेंगे। उसके बाद इन्होंने 2019 में भी ऐसा कहा था, उसके बाद 2022 तक इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन आज तक भी ये सिर्फ गोली देने का काम करते हैं। नहीं ठीक है, वो तो गोली दे रहे हैं, लेकिन आप भी तो बता नहीं रहे ना कि आप कितनी फसलें खरीदते थे। पंजेटा साहब, ठीक है, नहीं ठीक है, आपने बताया नहीं अभी तक। पंजेटा साहब, ये एमएसपी पर जो प्रश्न है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बिंदुवार, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें खड़े हुए और आपस में जुड़े हुए हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास 10 साल थे स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है C2+50 के फॉर्मूले के साथ उसको लागू करने के लिए। 10 साल तक वो इसका फैसला नहीं ले पाए। अगर वो इसका फैसला ले लेते, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर देते, तो आज इस 750 किसानों की शहादत ना होती। ये सवाल सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता से सीधा बनता है कि उन्होंने वो चेयरमैन होते उसका फैसला क्यों नहीं किया। देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम यहाँ सीधा CACP की भी बात करें, क्योंकि सारी बातें आपस में जुड़ी हैं, तो CACP में
आज तक जीएसटी का कंपोनेंट लागू नहीं है, लेकिन किसान से जीएसटी वसूला जा रहा है। उसके अंदर लेबर इंक्लूडेड नहीं है, जो लेबर आए दिन बढ़ती है वो इंक्लूडेड नहीं है, और डीजल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने बात करी कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है परवीन अत्रे जी के हिसाब से। तो मैं सिर्फ इस एक बात का इनसे उत्तर लूंगा। अभी हाल ही में 5 राज्य के चुनाव हुए थे, वहां पे इन्होंने धान का जो एमएसपी था वो 3500 रुपए ये कहा था, 3500 रुपए तक देंगे। झारखंड में कहा गया, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में कहा गया, ऐसा ही मध्य प्रदेश में कहा गया। उसके बाद ये सीधा का सीधा अगर इतना ही प्रॉफिटेबल होता तो आज बच्चे अपनी जमीनें बेच बेच कर विदेशों में ना जाते। 55% वर्कफोर्स सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर से वर्कफोर्स जुड़ा हुआ है, जबकि मनरेगा के अंदर इन्होंने 32.69% जो है मनरेगा का बजट भी इन्होंने कम किया। भावांतर भरपाई का 1400 से सीधा 400 करोड़ किया। देखिए अब ये महंगाई से सीधा क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल जो महंगाई है उसके हिसाब से खेती अब प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा। अगर आज कोई खेती करना चाहे तो जैसी महंगाई है उस हिसाब में खेती संभव नहीं है। जो आज डीजल के रेट है, लेबर जब भी हर साल लेबर तो अपना रेट बढ़ाती है, और लेबर एक अकेला इसलिए नहीं है कि लेबर रेट बढ़ाएगी। एक 150 ml की क्रोजन की 2000 की आती है, अब तो थोड़ी और पीछे महंगी हुई है। उसके बाद अगर आप बात करें तो और बहुत कुछ होता है खेती में, डीजल लगता है, खुदाई है, लेबर है, बंधाई है, चिलाई है, किराए हैं। तो अगर आप देसी खाद लेने जाएं तो वो भी बहुत महंगी है, ट्रॉली। तो उसके बाद अगर आप ये खुद बोलते हैं कि हमने जो किसान की आय है 2022 में दुगनी करनी थी, और इनकी एनएसओ की रिपोर्ट कहती है कि किसान की आय मात्र 27 रुपए, और इनका एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 31 किसान हर रोज सुसाइड करते हैं। तो देखिए अगर किसानी ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, वो इसलिए कि अब अगर हम सीधा फोकस शिफ्ट कर दें, पहले क्या था, पहले तो किसी टाइम पे भैया 10 रुपए लीटर डीजल भी था, 4500 का थोड़ा सोना भी था। आज देख लीजिए आप 75,000 पे पहुंच रहा है। आज महंगाई कितनी ज्यादा है। तो हम अगर ये बोल दें कि चलो पिछली सरकारों में, हम ये भी मान लें चलो पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज भी आमदन दुगनी की बात नहीं है। और इनके प्रदेश अध्यक्ष जो धनखड़ जी और बराड़ा जी दोनों अपने कपड़े उतार कर उस समय 2200, 2150 की मांग कर रहे थे, 2100 रुपए की 2013 के अंदर। अगर आप 2300 पे आते हो तो आपकी अचीवमेंट है 10 साल के बाद। देखिए किसान नीचे जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अगर इसके कोई भी हम आंकड़ों की बात करें, कोई और स्पष्टीकरण देने की बात करें, जहां जैसी अब महंगाई है, उसके बाद जैसे इन्होंने जीएसटी किसानों से वसूलना शुरू किया है, आप कभी देहात में जाएंगे, कोई एक पेट्रोल पंप बता दीजिए जहां किसानों के खाते कर्ज के नहीं चल रहे डीजल के, या किसी एक आड़ती के पास भी किसान अभी भी आज भी इन्होंने कहते हैं ना, जो कंडीशन कुछ भी सरकार की अगर आपको लेना हो स्कीम का फायदा, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या है कि कहीं कोई कर्ज नहीं देना होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, सारा कुछ ऐसा हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं। सिर्फ किसान के दाने आड़ती हाथ में पकड़ाता है, ये कहते हैं हमने खाते में डलवा दिए। एमएसपी नहीं मिलती, 14 की आगे फसलें बताते हैं हम इतने पे, कहाँ मिलती है? कभी नमी के नाम पे काटते हैं, कभी वजन ज्यादा तोड़ते हैं। आपको पता है कोरोना काल में कितना दुखी, और कोरोना काल में जब जीडीपी संभाली कि सिर्फ किसान ने थी, तो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था, हमारी तारीफ की थी कि इस देश के किसान को जो है, इस देश को जीडीपी को बचाने का काम, सब कुछ नेगेटिव में गया था। तो अगर हम इसकी जस्टिफिकेशन कहीं देने की ये कोशिश करें तो आप ये देखिए, अगर मुआवजे की बात करें, अगर ये कहते हैं कि हम 12.5-15 देते हैं, तो आज पट्टा देखिए कितना है, 75-80 हजार जा रहा है। अगर उसकी सिर्फ अगर हम खेत को तैयार करने में शुरुआती में इनका मुआवजा निकल जाता है, जो असलियत है। ठीक है, अगर आप भी ये कह रहे हैं कि ये नाकाफी है, ठीक है। गुरनाम सिंह चंडूनी जी, क्या आपत्ति थी आपकी उन आंकड़ों पर जो कि प्रवीण अत्रे जी रख रहे थे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जिस सीएससीपी की बात कर रहे हैं, सीएससीपी आजाद संस्था नहीं है कि उसकी सिफारिश को ये माने। दूसरी बात, सीएससीपी जो है वो 8 तरह के आंकड़े देखती है, वही गलत है। सीएससीपी का मतलब है कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, लागत क्या है, भाव क्या देना है, केवल ये चीज देखनी चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि हम बाहर से मंगाएं तो क्या भाव पड़ेगा, गरीब आदमी क्या रेट खाएगा, ये उनको नहीं देखना चाहिए।
वो हमारी ये भी मांग है कि सीएसीपी को स्वायत्तता दी जाए, वो सरकार के गुलाम ना रहे, ये मांग है उसने। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जो धान कम खरीदी की बात हमारे जो बीजेपी के भाई कह रहे थे कि हमने बहुत ज्यादा खरीदी है, ये एक महा घोटाला है। हमने 3 साल पहले सरकार को शिकायत की कि धान हरियाणा के अंदर 25 लाख टन धान पैदा हुई है और हरियाणा के अंदर 69 लाख टन जो है वो बिकी है, जिसमें से 64.5 लाख टन सरकार ने खरीदी है। ये धान कहां से आई, इंक्वायरी की जाए कि किस किसान के पास कितनी जमीन थी और उसके पास उसने कितने धान बेची। हमारे पास रिपोर्ट ये आई इंक्वायरी करने के बाद कि सारे सेलरों की फिजिकल वेरिफिकेशन की है, 90 करोड़ का धान कम है, या तो 90 करोड़ का चावल दे या 90 करोड़ रुपए भरे। अर्थ क्या था कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से चावल खरीद के यहाँ लाते हैं, यहाँ फर्जी पर्चे काटते हैं और उसको ये सरकारी खरीद दिखाते हैं। महा घोटाला, यानी उस घोटाले को सरकार के भ्रष्टाचार के तंत्र ने दबाया। और मैं आपको बता दूं, शाहबाद मंडी के अंदर जो हमने आंकड़ा उस वक्त सामने आया था, 72 क्विंटल पर एकड़ की एवरेज पड़ी थी। क्या इतनी धान निकलती है? धान तो 30 क्विंटल 32 क्विंटल निकलती है और 72 क्विंटल की एवरेज पड़ी थी शाहबाद मंडी के अंदर। यानी ये जो पोर्टल के माध्यम से खरीदते हैं, ये महा घोटाला, इनको छूट देते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार से लाके जो चावल बेचते हैं, जाली पर्चे काटते हैं, बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये घोटाला था जो कांग्रेस अपने जुबान से मान रहे हैं कि वो कांग्रेस के टाइम में नहीं था, वो बीजेपी के टाइम में हुआ। दूसरा मैं हंसने की बात नहीं, अपना रिकॉर्ड बताओ, जवाब दूंगा, कोई नहीं, बोल लो गुरुनाम जी, बोल लो फिर जवाब। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि एमएसपी रेट तय किया, अपनी पीठ थपथपाते हैं। क्या इस पे खरीदोगे आप? खरीदने की गारंटी लेते हो? अगर खरीदने की गारंटी ही नहीं देंगे, फिर एमएसपी तय करके किसानों का मूर्ख क्यों बना रहे हो? 10% पूरे देश का 10% आप एमएसपी पे नहीं खरीदते हो, तो फिर देश का मूर्ख बनाने की क्या जरूरत है? एमएसपी का अर्थ क्या हुआ? तीसरा, जहां तक स्वामीनाथन रिपोर्ट का सवाल कागज पे लिख के लाया पढ़ते रहेंगे भाई, पहले इनके जवाब दे दो, तो जवाब ज्यादा हो जाएगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट का सवाल है, भूल जाती है आदमी। स्वामीनाथन रिपोर्ट ना तो बीजेपी ने लागू की और ना कांग्रेस ने लागू की, दोनों दोषी हैं। और जब टेलीविजन पे बैठते हैं तो इनका कंपटीशन चलता है, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। कंपटीशन ये कर लो आप कि बीजेपी ने ज्यादा लुटे कि कांग्रेस ने ज्यादा लुटे, ये अर्थ निकलता है। चलिए ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, मैं इस पर जवाब लेता हूँ। एक तो स्वामीनाथन पे और दूसरा जो फैक्ट्स आपने रखे प्रवीण जी। मैं बताता हूँ आयुष भाई, अब इनको चुप करा लीजिए, फिर थोड़ा भूल जाएंगे, आप रोक लीजिए। ठीक है गुरनाम जी, मैं जवाब लेता हूँ, फिर मैं आऊंगा आपके पास। हाँ गुरनाम जी, देखिए आयुष, एक सेकंड, प्रवीण जी गुरनाम जी के तो जवाब दूंगा। मैं पहले ना आईएनएलडी के भाई ने एक बात जो कही है, और हालांकि मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ कि खेती एक जोखिम भरा व्यवसाय है, और इस बात को पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा कि किसान की खेती एक जोखिम भरा व्यवसाय है। अब उसके लिए क्या किया जाए कि किसान का ये जोखिम कम हो, इसके लिए सरकार अलग अलग योजनाएं लेके आई है, जिन योजनाओं के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि किसान को किस तरह से सीडिंग की हेल्प हो। उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये क्यों लेके आए? इसका कारण ये था कि किसान का जो जोखिम है, उस जोखिम का भार वो किसान पे ना, इसके लिए फसल बीमा। और हरियाणा सरकार ने इससे एक कदम और आगे जाते हुए आपदा प्रबंधन में, यानी कि जो किसान फसल बीमा में अपना बीमा ना करवाए, उसकी फसल अगर खराब हो जाए तो उसका भार सरकार वहन करे। आपदा प्रबंधन में 15,000 रुपए प्रति एकड़ इस सरकार ने दिया। देश के अंदर सबसे ज्यादा मुआवजा 15,000 रुपए प्रति एकड़। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं भावांतर भरपाई का जो बजट कम कर दिया आपने, पंजेटा जी ने कहा। जी क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं भावांतर भरपाई में जो पैसा अलॉट करते थे वो आपने वो कम कर दिया। आप कहाँ भावांतर भरपाई दे रहे हैं? मैं बताता हूँ पंजेटा जी को भावांतर भरपाई की डिटेल भी बताता हूँ आपको।
वर्तमान सरकार हरियाणा के अंदर हरियाणा के किसानों को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दे चुकी है फसल खराब होने पे। जब हम बात करते हैं ना कि पहले क्या हुआ, वो इसलिए करना पड़ता है कि आपके दर्शकों को यह पता लगे कि जो लोग यहाँ बैठ के किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं उनके सत्ता में रहते स्थिति क्या थी। कांग्रेस की 10 साल की सरकार के अंदर मात्र 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा और वर्तमान सरकार 12,000 करोड़ रुपए का मुआवजा किसान भाइयों को देती है। इवन जब हम सत्ता में आए उससे पहले कांग्रेस सरकार का कपास की फसल का खराबे का मुआवजा पेंडिंग था जो मनोहर लाल जी ने आगे दिया था। ये वो मुआवजा भी देके नहीं गए थे किसान भाइयों को। अब बात करता हूं गुरनाम जी का। गुरनाम जी ने यहां जिक्र किया घोस्ट परचेज का। आयुष भाई, इस बात में कोई दो राय नहीं है, हरियाणा और पंजाब के अंदर घोस्ट परचेज एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका जिक्र यहाँ गुरनाम जी कर रहे हैं, लेकिन गुरनाम जी उसमें कलाकारी कर रहे हैं। वो जो घोस्ट परचेज होती थी जिनके समय में, उनका नाम ना लेके इन्होंने थोपने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी। अब मनोहर अरे रुक जाओ, बीच में मैं नहीं बोला था, बीच में भाई आपके मैं बीच में नहीं बोला था, रुक जाओ, अरे रुक जाओ गुरनाम जी, रुक जाओ, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इसलिए थोड़ा रुको। अब मनोहर लाल जी ने जब इस बात को समझा कि इस तरह की घोस्ट परचेज होती है तो मनोहर लाल जी इसके लिए बाकायदा मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल बनाया गया। और मुझे आज भी ध्यान है जब ये पोर्टल बना था ना आयुष भाई, सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ली करने वालों में गुरनाम जी थे। इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, हालांकि इन्होंने तो इस बात का विरोध भी करना शुरू कर दिया था जब सरकार ने ये कहा कि किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, ये तो उसके विरोध में खड़े थे। लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा का मैं जिक्र करता हूं, ये पोर्टल क्यों बना? उस घोस्ट परचेज को रोकने के लिए। इसके अंदर बाकायदा किसान अपनी डिटेल देता है कि मैंने कितने एकड़ के अंदर गेहूं लगाई है और उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हो जाती है कि अगर एक किसान ने मान लीजिए 10 एकड़ में गेहूं लगाया है और मैं अंदाजे से कह रहा हूं कि 25 क्विंटल प्रति एकड़ की जो उसकी क्रॉप है तो उसका 250 क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। उसको जो है एसएमएस जाता था, वो अपनी फसल लेके आता है और उसकी फसल खरीदी जाती है, एमएसपी पे खरीदी जाती है। वो केवल इसलिए किया गया था क्योंकि इस घोस्ट परचेज के जाल में बहुत बड़े बड़े तथाकथित नेता भी इन्वॉल्व थे। नहीं, लेकिन गुरनाम सिंह चंडू तो कह रहे हैं कि इतनी फसल तो हो ही नहीं सकती। स्पेसिफिकली धान का उन्होंने जिक्र किया कि इतना तो होता ही नहीं है, तो फिर इतना खरीदा कैसे आपने? मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो स्थिति थी कांग्रेस की सरकार की थी, नाम इन्होंने हमने तो इसीलिए पोर्टल बनाया था, इसीलिए इनको ऐसे लोगों को तकलीफ होनी शुरू हुई थी जो ये घोस्ट परचेज करते थे। आयुष भाई, इंपॉर्टेंट चीज एक और बता देता हूं, लगभग एक टेंटेटिव फिगर है, अंदाजन फिगर, ये 7,000 करोड़ रुपए सालाना की घोस्ट परचेज, मतलब सरकार का पैसा ऐसे लोगों की जेब में जाता था पूर्ववर्ती सरकारों में। जब ये घोस्ट परचेज बंद हुई, वो पैसा बचा, वो किसको मिलना शुरू हुआ? किसान भाइयों को। आपदा प्रबंधन में हम 12,000 करोड़ रुपए क्यों दे पाए? हमने इस तरह के पैसे को बचाना शुरू किया। हम किसान भाइयों को लेकिन प्रवीण जी, लागत तो बढ़ी है ना, आप जो भी दे रहे हैं वो भी किसान के लिए काफी तो नहीं है। लागत जिस प्रोपोर्शन में बढ़ गई है उस प्रोपोर्शन में ये जो बढ़ोतरी है वो नाकाफी है। यही तो बेसिक सवाल है सबका। नहीं, बिल्कुल ठीक है आयुष भाई। देखिए, इसको दूसरे ढंग से देखिए, आज जो कृषि उत्पादकता की विकास दर है 8.1%, हरियाणा की बात कर रहा हूं, मतलब ये इंक्रीज इन क्रॉप है। और उससे बड़ी बात एक और, इससे पहले की किसी भी सरकार ने पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस के बारे में चिंता तक नहीं की थी आयुष भाई। एक समिति बनाई गई थी, दलवई का कमेटी, राष्ट्रीय स्तर पे, जिसने एक रिपोर्ट दी थी कि जो हमारा अनाज उत्पादक किसान है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस की वजह से लगभग 34% क्रॉप ऐसी है जिसको वो बेच नहीं पाता था। जो हमारा सब्जी का किसान है, लगभग 46% उसकी क्रॉप ऐसी थी जो बेच नहीं पाता था। वर्तमान सरकार ने पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस इसको बचाने के लिए काम किया। आज किसान की स्थिति में परिवर्तन नहीं आया। भाई, आप भी ध्यान से देखो, आपने भी बहुत खबर चलाई है। पहले होता क्या था, सब्जी का किसान आलू सड़क पे फेंक रहा है, टमाटर सड़क पे फेंक रहा है। सुनते हैं आप कभी अब कि हरियाणा में किसी किसान ने आलू या टमाटर सड़क पे फेंका हो? क्योंकि सरकार ने भावांतर भरपाई योजना, जिसका अभी हमारे आईएनएलडी के मित्र जिक्र कर रहे थे, वर्तमान सरकार 750 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई योजना के तहत किसान भाइयों को दे चुका है। ये भी किसान की खेती को जोखिम फ्री करने का एक प्रयास है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न, सुनील जी, एक तो एमएसपी की बात आप लोग करते हैं, आपने एमएसपी दिया नहीं, फिर आपने ये कहा कि हम स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करेंगे। 10 साल आप लोग उसको लागू नहीं कर पाए, और अब जब इस तरह की बात आप कहेंगे तो जाहिर है कि आपके ऊपर प्रश्न खड़ा होगा। और ये प्रश्न कोई और भी नहीं, किसान नेता भी खड़ा कर रहे हैं कि आप लोगों ने भी किया नहीं किसानों के लिए कुछ। सबसे पहले तो मैं, जो भाई साहब ने ये कहा है कि हमने किसान के हितों के लिए ये पोर्टल शुरू किया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं कि गांव में आप जाओ, खेती किसानी करने वाले आदमी 90% किसान
अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, 90% किसान ब्यौरा इसमें अपना ब्यौरा दे ही नहीं सकते। उसके लिए भाई सीएचसी खुली हुई हैं, अटल सेवा केंद्र खुले हुए हैं, जो भाई खुद नहीं कर सकते, उसके लिए सरकार ने सुविधा दे रखी है। वो सुविधा है किसान भाइयों के पास। खोदने और का आपको तो शायद काम पता ये नहीं होगा, सीएससी 11 करेगी लाख हरियाणा से में। ज्यादा किसान मैं इस दावे पोर्टल के पे साथ हर साल कहता हूँ, पंजीकरण करवाते हैं। मैं आपको तो दावे के जानकारी नहीं साथ, होगी। ठीक है दावे प्रदीप के जी, साथ एक सेकंड बड़ा सुनिए, वहम सुनील है जी। कि आपकी लोग आपकी सरकार की भैया प्रवीण सुनो, जी, ठीक है, उनका मेरा अच्छे फसल मेरा वक्त- ब्यौरा नहीं चल रहा, मुझे लगता है वो आप किसानों को बताइए जाके, किसान को अगर नहीं कर मैं पा रहा होगा इनको तो वो ये आपके साथ बताना है। चाहता बात हूं ये है मूल प्रश्न, क्योंकि आपने ये कहा कि ये एमएसपी दे नहीं रहे हैं, ये धोखा कर रहे हैं किसानों के साथ। आपने कितनी एमएसपी दी, आपने किस तरीके से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया, उसके विषय में बताएं ना आप। अगर आप किसान हितैषी हैं तो, और नहीं कर पाए तो आप कैसे करेंगे, जरा उसके बारे में बता दें। जी मैं भाई की बात का एक जवाब देना चाहता हूं। जो इन्होंने सीएससी सेंटर की बात कही है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस सरकार की कबर खोदने का काम ये सीएससी सेंटर और ये अरे जो भाई फिर किसानों आप के क्यों चिंता करते हो? सेंटर इसकी बनाए चिंता हैं, तो हमें करनी चाहिए, आप क्यों नहीं, परेशान नहीं, हो रहे आप हो? ठीक है सुनील जी, ठीक है, वो चिंता तो किसान हमें तय करनी करेगा। मैं चाहिए। बार बार कह रहा हूं, देखिए आप मेरे प्रश्न से भाग रहे हैं सुनील जी, आप मेरे प्रश्न से भाग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि आपने किसानों से ये वादा किया कि आप स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करेंगे, उनको एमएसपी देंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि स्वामीनाथन की सिफारिशें 10 साल तक क्यों नहीं लागू की आपने, और एमएसपी आप कितनी फसलों पर देते थे वो आप क्यों नहीं बता रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते, चलिए, मुझे लग रहा सुनील जी आप, गारंटी देंगे जी, जी एमएसपी की गारंटी चलिए भी ठीक है, देंगे। अब उस सरकार का इंतजार करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, पंजेटा जी, 3 महीने की पंजेटा बात जी, बची है। पंजेटा जी। देखिए, ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आते ही करेंगे, तो मेरे को ये तो बताएं, पहले उत्तर दे। 10 साल हुड्डा जी थे जब स्वामीनाथन की जो सिफारिशें लागू करने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसके चेयरमैन थे, तो 10 साल जिनको स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने में लग गए, तो अब आके कहते हैं कि हम लागू करेंगे, तो पहले क्यों नहीं करी? पहले तो इस बात का जवाब दे। थोड़ा सा अभी क्योंकि बात घोस्ट परचेज की हो रही थी, चाहे बोगस प्रोक्योरमेंट इसे कह लीजिए, इनकी डीसी होती थी, ये जानते होंगे कैथल के अंदर, संगीता तेतरवाल, उन्होंने 35 राइस मिलों की वो कराई थी फिजिकल वेरिफिकेशन। हाँ वेरिफिकेशन कराई थी उसके अंदर, तो उसके अंदर 2630.82 मेट्रिक टन बोगस प्रोक्योरमेंट वहां पाई गई। उसके बाद इनकी एक पॉलिसी है, सीएमआर पॉलिसी, कस्टम मिल्ड राइस की, उसके अंदर इन्होंने एक ही एक राइस मिल एक ऐसी थी जिसमें 1135 मेट्रिक टन, जिसमें सीधा सीधा घोटाला। ये कहते हैं कि आलू पड़े नहीं मिलते, टमाटर पड़े नहीं मिलते। मुझे नहीं पता हरियाणा छोड़ दिया क्या हो गया, बिल्कुल निश्चित तौर पे आलू भी पड़े मिलते हैं। जब आलू का भाव नहीं मिलता, बिल्कुल किसान ने, टमाटर भी, मेरे पास खुद फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद सिर्फ इनको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ, पिछले साल 3200 मेट्रिक टन पुंडरी में खराब हुआ, सिर्फ केवल टाइम पे लिफ्टिंग ना होने पे। तो ये तो आप सिर्फ, मैं आपको पुंडरी का बता रहा हूँ। उसके बाद जो सीधा मुद्दे पे आते हैं, सीधा मुद्दे की बात आयुष जी ये है, हम सबको पता है कि जो आज किसान का बच्चा है, एक ऐसा समय भी होता था जो सरकारी नौकरी छोड़ के जिनके पास संपन्न परिवार थे या जब दाम ठीक मिलते थे, वो सरकारी नौकरी प्रेफर नहीं किया करते थे, बल्कि खुद आज भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पहले भी एम्प्लॉयमेंट दिया करते थे। लेकिन आज किसानी की कमर तोड़ के रख दिया लोगों, माने चाहे ना माने, अपने रिपोर्टर भेज दीजिए, इसके ऊपर पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बना लीजिए, चाहे आप जितने मर्जी किसानों की, क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों किसानों की, हर किसान की जमीन आज हर किसान कर्जे में, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा कोई किसान नहीं मिलेगा क्या उसने अपना घर नहीं चलाना। लेकिन आज उसकी लागत को देखते हुए अगर C2+50 भी आज के जमाने में मैं कहूँ वो भी ठीक नहीं बैठता, क्योंकि जब सरकार तेल के दाम बढ़ाती है वो आसमान छूते हैं। जो गैस किसान भी यूज करता है, अगर इनकी खुद की रिपोर्ट एनएसओ की कहती है कि किसान की आय मात्र 27 रुपए है, तो CACP में भी अगर आप C2+50 लगा देंगे तो उसके हिसाब से भी 35-36 बैठेगा। लेकिन वो CACP की, आप बताओ कितने टाइम तो उसका चेयरमैन ही नहीं था, वो सीधा नीति आयोग के ऑर्डर फॉलो करते हैं। नीति आयोग की कठपुतली है उसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, उनके ऊपर वैसे ही बड़ा दबाव, इंटरनेशनल प्रेशर्स रहते हैं।
तो आज किसान की इस मामले में और अनेक मुल्क हैं, अगर आप पूरी इसमें स्टडी निकालें तो यूके बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे उसको यूरोप में कोई किसी की मोनोपोली हो, चाहे यूक्रेन की हो, कहीं की हो, ऐसी कंट्रीज भी हैं, वो कहते हैं सबसे पहले हम अपने मुल्क के किसान का खरीदेंगे, चाहे वो दुगने दाम पे खरीद रहे हैं, हम बाहर वाले का बाद में लेंगे, पहले अपना किसान संपन्न करेंगे। अगर आप पूरी डिटेल में स्टडी करें इसके अंदर, ऑनलाइन अवेलेबल है सारा का सारा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हैं, सरकार भी कमर तोड़ रही है। अब इन्होंने मुझसे एक बात पूछ ली कि एमएसपी कब खत्म हो रही थी। मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स जो इनका एक्ट था, जब ये लेके आए 3 काले कानून, उसका सेक्शन 6, उसका सेक्शन 15, 4 और 13, ये सारे सेक्शन पढ़ लो आप, आपको पता चल जाएगा एमएसपी खत्म हो रही थी क्या नहीं हो रही थी। ऐसी फजूल में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, ऐसी 750 किसानों की शहादत हो गई, ऐसी प्रधानमंत्री जी ने वो वापस लेने पड़े। एमएसपी खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश थी। हाँ, एमएसपी लागू करने के लिए आज भी जब हम कहते हैं कि एमएसपी आप लागू कर दीजिए, किसानों को दे दीजिए, लेकिन आज भी किसानों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। किसानों के ऊपर हरियाणा के अंदर 50-60 हजार किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमे हुए। कहां किसानों के और लेडीज तक के सर फोड़े गए। 7 रोड ले लीजिए, हिसार ले लीजिए, आप ठीक है। लेकिन मंजेठा जी, आपका भी यही मानना है कि भाई इस तरीके से तो किसानों का हित नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं। मैं इसका जवाब प्रवीण जी से लूंगा, लेकिन गुरनाम जी, आप जिस घूस परचेजिंग की बात कर रहे थे उसी लिए तो पोर्टल लाया गया, ये प्रवीण जी का कहना है कि, और वो जो फैक्ट्स, जो डाटा आप दे रहे हैं वो पुरानी सरकारों का था और उन्होंने इस चीज को कम किया है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी है। गुरनाम सिंह चंडूनी जी, मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगा। जो इन्होंने कहा कि वो तो कांग्रेस के टाइम का है, मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूं। 3 साल पहले कांग्रेस का राज नहीं था, बीजेपी का राज था। वो आज भी कॉम्प्लेन है। अब इंक्वायरी करवा लें, इस किसान के पास कितनी जमीन थी, उसकी कितनी फसल आई। 72 क्विंटल एवरेज एकड़ की शाहबाद मंडी में आई। तो वो जो था वो फ्रॉड होता कैसे है? सरकार मिली भगत करके कराती है, इनके अधिकारी मिली भगत करके कराते हैं। पोर्टल का इन्होंने सवाल खड़ा किया। हम ये कहते हैं पोर्टल ही एक फ्रॉड है। वो ऐसे है, जितनी नदियों की जमीनें जिसमें फसल नहीं होती, शामलात जमीनें जिनमें फसल नहीं होती, वो जमीनें जिनमें पोर्टल वाली फसल नहीं होती, उन सब का पोर्टल करवा दिया जाता है। और इनके जो कर्मचारी हैं वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ, इसमें धान थी, इसमें फलां फसल थी, नदियों की जमीनों तक को। तो वो उससे क्या होता है, वो पोर्टल करा के और वो पोर्टल बेच रहे हैं, और जो असली किसान है उनका पोर्टल करते नहीं है। अभी ताजा उदाहरण है, जिस किसान ने सरसों काट के सूरजमुखी बिजाई की, उसका पोर्टल नहीं किया। मेरी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से बात हुई, एक एक चीज उनको समझाई, एक एक टाइमिंग उनको समझाया, हरियाणा एग्रीकल्चर की रिपोर्ट तक उनको निकाल के दे दी, लेकिन फिर भी सरसों वाले खेत का, जिसमें सरसों बिजाई की थी, उसका सूरजमुखी का पोर्टल नहीं किया। और उसी सूरजमुखी का पोर्टल बिक रहा है अभी 700 रुपए 600 रुपए क्विंटल। वो जो बिक रहा है उसमें तो सूरजमुखी नहीं थी, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी? पोर्टल ही एक बड़ा घोटाला है जिसमें भारत से सुधार करने की जरूरत है, और ये करते नहीं है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, मेरी बातों का सारियों का जवाब ले लीजिए। इन्होंने फसल बीमा की बात की। 3 साल तक फसल बीमा नहीं मिलता। जो 3 साल पहले मिलना चाहिए था, उसके 3 साल का ब्याज किसने खाया? उस कंपनी ने खाया। और वो बीमा आज भी गोहाना में धरने पे बैठे हैं, आज भी हिसार में धरने पे बैठे हैं 3 साल पहले का बीमा लेने के लिए, और जगह जगह पे धरने लगते हैं। सरकार ने क्या कार्रवाई की? क्या उस कंपनी में मुकदमा दर्ज कराया? चौथी बात, जो महंगाई से जोड़ने में जो एमएसपी है, महंगाई से जोड़ने में उनको क्या दिक्कत है? ना कांग्रेस उस पे बोलती है, ना बीजेपी उस पे बोलती है। और इसी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के अंदर 3100 रुपए का भाव दिया धान का, और हमें ये 2300 दे के एहसान मार रहे हैं। 3100 यही सरकार दे रही है छत्तीसगढ़ में, हमें 2300 दे के, और फिर ये कहते हैं हमने तो बहुत कीमत बढ़ा दी है। तो ये जो बीजेपी वाले हैं,
चाहे कांग्रेस वाले हैं, जमीनी काम जो है वो दोनों की नीति। चलिए, दोनों पर आप ये कह रहे हैं कि भाई दोनों जमीनी काम नहीं कर रहे हैं। प्रवीण, ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। प्रवीण जी कह रहे हैं 3 साल पहले की वो बात तो बता रहे हैं कि भाई ये जो बात वो कह रहे हैं वो बीजेपी सरकार के समय की, घोष परचेजिंग अभी भी हो रही है और वो जमीन जहां पर कुछ होता नहीं उसको भी पोर्टल में दिखा दिया जाता है कि यहां पर भी उग रहा, और इसलिए ये एक बड़ा घोटाला है। प्रवीण जी जवाब